पार्टी, दिस इज़ योर वीआर, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्लास 9 का सेल चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने इन प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू कर दिया था। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि भाई सेल है वो आपकी कैसे मिलके बनी हुई होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सेल क्या होती है। सेल जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है लाइफ की, ये हमने पढ़ा था। इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि सेल है वो किसने डिस्कवर की है, डेड सेल बेसिकली रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, राइट। फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर की है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके, समझ में आ रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था डिस्कवरी, और डिस्कवरी बोली सेल थ्योरी, राइट, ये किसने दी थी, ये भी कमेंट करके बता देना मुझको। तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि आपकी सेल है भाई किससे मिलके बनी है। क्लियर हुआ कि भैया कि सेल है, राइट, दिस इज लेट्स से सेल, तो ये मिलके किससे मिलके बनी हुई है, इसके बारे में हमें पढ़ना है आज। देखो भैया, ऐसा है कि सेल बहुत सेल ऑर्गेनल से मिलके बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई होती है, इसके साथ ही सेल वॉल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो इन सब से आपकी जो सेल है वो मिलके बनी हुई होती है। लेकिन इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। क्योंकि देखो भाई, ऐसा है कि सडनली आपको मैं पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ ना, तो आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे उसे, राइट। तो इससे अच्छा है कि हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और हमें हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो स्टार्ट कर लेते हैं प्यारा सा सेशन। भाई देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे कि आउटर मोस्ट सेल की होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको मैं आगे बताती हूँ, सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या, राइट। तो भाई देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। भाई क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो गाइस ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल, ठीक है। नाउ क्या करती है, सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखो सेल क्या है, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट, बहुत सा सब्सटेंस प्रेजेंट हो, लाइक सेल, उसमें सेलुलोज बोल रही हूँ, सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है, लाइक गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, जब बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। तो उसको क्या करता है, सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, समझे। बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जितना ही मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको सेपरेट करने का काम होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्लियर हुआ? नाउ इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल। भाई देखो क्या है, जो मूवमेंट होता है सेल से बाहर, कौन सा सब्सटेंस जाएगा, कौन सा अंदर आएगा, इन सब का जो मूवमेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, समझे। नाउ अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि हो सकता है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सब्सटेंस आ रहा है वो आपका हार्मफुल हो, राइट, और जो सेल को डैमेज कर सकता है तो उसको वो स्टॉप करेगा कि रुक जाओ बेटा, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, समझे। तो ये काम होता है, दैट्स वाई हम लोग उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो, इसके साथ ही साथ आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हो। क्लियर हुआ? नाउ भाई देखो यार, मूवमेंट कैसे पॉसिबल है, कैसे मूवमेंट पॉसिबल है। तो दो वेज होते हैं जिसके थ्रू आप सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट पॉसिबल है। फर्स्ट आपका डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। देखो डिफ्यूज़न के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि डिफ्यूज़न क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं बात करती हूँ, आपके घर में लेट से बहुत सारे गेस्ट आ गए, आपको एक दिन अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, लेकिन आप हर दिन समझ लो वो मतलब 1-2 महीने रुकने आए हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। आप चाहोगे यार कि मैं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पर मुझे लोग, वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, राइट। तो आप भी तो हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे हो ना, जहाँ भीड़ नहीं होगी वहाँ आप जा रहे हो, राइट। तो वैसे ही आपका क्या होता है, मान लो कि सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा हो गया, लेट से किसका ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो गया अमाउंट, ठीक है। इनसाइड सेल CO2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, CO2 वो भी अकेले लेना पसंद करते हैं, मतलब अकेले कैसे लो या फिर ऐसी जगह जहाँ भीड़ कम हो, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे,
बेसिकली हायर कंसनट्रेशन से, मतलब सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन होगा कैसा होगा, हायर होगा, राइट। सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन होगा वो हायर होगा, तो वो क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन होता है बाहर ज़्यादा होता है, इसलिए वो सेल के अंदर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर जाएगा। समझ में आया? तो डिफ्यूज़न के थ्रू आप गैसेस का मूवमेंट कराते हो, सेल के अंदर कौन जाएगा, कौन सेल के बाहर जाएगा। क्लियर हुआ? तो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप कोई भी सब्सटेंस हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। सिमिलरली गाइज यही सेम पैटर्न फॉलो करता है वाटर भी आपका। अगर वाटर को सेल के अंदर जाना है तो वो भी देखेगा कि भाई कंसनट्रेशन कहाँ पर लोअर है। अगर मान लो सेल के अंदर कंसनट्रेशन वाटर का ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, हायर कंसनट्रेशन की तरफ चला जाएगा। भाई अगर मान लो कि सेल का जो कंसनट्रेशन है वाटर का वो कम है एज़ कम्पेयर टू आउटर इफेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो क्या करेगा वो वाटर को अंदर ले लेगा। समझ, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। हाँ हम लोग ये वाटर के लिए होता है, फॉर वाटर। वाटर का जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रेगुलेट होता है। क्लियर हुआ ना? अब ऑस्मोसिस से भी कुछ कंडीशंस बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, लेट्स से आपने प्लांट सेल को या फिर एनिमल सेल को किस में रख दिया, शुगर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन में रख दिया, तो क्या होगा, 3 कंडीशन बन सकती है। या तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन बना लेगा, या आइसोटोनिक सोल्यूशन, या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो भाई है क्या गाइस, अगर मान लो लेट्स से मैं यहाँ बनाऊँ, इसको रफ कर देती हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, ये पानी है, लेट्स से ये बीकर है। अब इसे मैंने मान लो 10 ml वाटर भर दिया और ये सेल डाल दी, लेट्स से प्लांट सेल डाल दी मैंने इसके अंदर। ठीक है, अब 10 ml वाटर मैंने इसके अंदर भर दिया, ठीक। और हमारे सेल के अंदर जो वाटर लेट से 2 ml है, तो अब वाटर कहाँ जाएगा, मैंने बताया वाटर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो वाटर यहाँ पर जाएगा सेल के अंदर और सेल हमारी फूल जाएगी, राइट, स्वेलअप हो जाएगी सेल। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक कंडीशन इसी को बोलते हैं जब क्या होता है, सेल का जो कंसंट्रेशन होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वाटर अंदर जाएगा। इसे बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ आपका, किसका, रेजिन्स का। अगर रेजिन्स आपकी किशमिश होती हैं उनको क्या करो, वाटर में अगर डाल दो आप, तो शाम को लेट से आपने डाली और सुबह देखते हो फूल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजिन्स के अंदर का कंसंट्रेशन होता है वाटर का वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। आप लेट से किसी बीकर में रखा, किसी ग्लास में रखा, राइट, रेजिन्स को, तो वो फूल जाती हैं। सिमिलरली सेल के साथ भी यही कंडीशन होती है। समझ में आ गया ना? इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। लेकिन अब मान लो आइसोटोनिक कंडीशन की बात करते हैं। आपने 10 ml सोल्यूशन लिया था और हाँ शुगर सोल्यूशन लिया लेट से आपने, और 10 ml सोल्यूशन आपका शुगर सोल्यूशन है और इसमें आप सेम कंसंट्रेशन का आपको सेल का भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन बोल रही हूँ, वाटर प्रेजेंट है सेम अमाउंट का। लेट से 10 ml वाटर सेल के अंदर प्रेजेंट है और 10 ml वाटर बीकर में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। हमेशा याद रखो कोई भी चीज़ है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करती है। तो वाटर भैया जब दोनों कंसंट्रेशन सेम होगा तो क्या वाटर मूव करेगा, नहीं मूव करेगा ना। तो उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। और वी कैन से अभी सोल्यूशन कैसा हो गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। क्लियर हुआ? नाउ आप थर्ड कंडीशन देखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, बेसिकली इसको 10 ml रहने दो, यहाँ पर हम आउटर चेंज कर दे रहे हैं, लेट्स से 5 ml कर दे रहे हैं। ये हाइपोटोनिक का अपोजिट होता है। हाइपोटोनिक में सेल का कंसंट्रेशन लोअर होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो वाटर सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन लोअर होगा। तो सेल का 10 ml है, ठीक है ना। आउटर जो आपका बीकर है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 5 ml का। तो क्या होगा, यहाँ पर सेल क्या करेगी, वाटर को निकाल देगी, रिमूव करेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर रिमूव करेगी तो वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन और वी कैन से हाइपोटोनिक कंडीशन। आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑस्मोसिस क्या होता है और 3 कंडीशंस भी क्लियर हुआ ना। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। लेट्स सी ओके,
फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। भाई देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होती है। तो ये फ्लेक्सिबल होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किससे मिलकर बनी हुई? ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है? ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर हुआ? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। सबसे फ्लेक्सिबल है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर हुआ ना? इस फ्लेक्सिबिलिटी के चलते क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, लाइक कुछ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बताया हुआ था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। तो कुछ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपने फूड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनगल्फ करते हैं। लाइक से आपका अमीबा है, ठीक है ना, अमीबा को मैं यहाँ बनाती हूँ, ये अमीबा है आपका, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, मान लो उसका फूड यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, पहले तो ऐसे जाएगा, फ्लोट करते हुए जाएगा और लेट से फूड के पास पहुँच गया, ठीक है। देन फिर सीडोपोडिया बनाएगा, जैसे ये कुछ सीडोपोडिया दिख रहा है यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे करके इसको इनगल्फ कर लेगा अंदर ही अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही क्या होता है, बेसिकली जो आपके सेल होती है वो फूड को इनगल्फ करती है। क्लियर हुआ? तो इस कंडीशन को बोलते हैं, फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्लियर हुआ? इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस बेसिकली। तो ये था ओवरऑल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ सेल वॉल। क्लियर हुआ? तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना। बच्चा लोग अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है ना, अब बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। देखो भाई, सेल वॉल जो होती है वो स्पेशली कहाँ पे पाई जाती है बताना चाहूँगी। ये पाई जाती है आपके प्लांट्स में, ठीक है ना, इन योर प्लांट्स, राइट। और का फंजाई में, राइट। और बताओ और क्या पाई जाती है, मुझे आवाज़ आ रही है, क्या बोला जा रहा है? बैक्टीरिया, ऑब्वियसली बैक्टीरिया में। तो भाई देखो, जो आपकी सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में पाई जाती है। बट एक एक्सेप्शन है, वो किस में नहीं पाई जाएगी? एनिमल्स में नहीं होगी। समझ लो, एनिमल्स के पास सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है। अब लेकिन मैं बताता हूँ सेल होती क्या है। भाई सेल वॉल जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है। इसीलिए आप कह सकते हो कि एनिमल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। समझे? तो भाई सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग है। किसकी? फंजाई की, प्लांट्स की और आपके बैक्टीरियाज की। क्लियर हुआ? लेकिन क्या है, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है? सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। वहीं फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलके बनी हुई होती है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, नहीं हिंट नहीं दूँगी, आप बताओगे मुझे कमेंट करके कि बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई है। क्लियर हुआ ना? इसमें बेसिकली हमें जो प्लांट सेल के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट जो सेल होती है वो कंपोज होती है, सेल वॉल बेसिकली कंपोज होती है सेलुलोज से ना। अभी सेलुलोज में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, ठीक है। प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। प्लाज्मोलिसिस भी क्या होता है बताओ? प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस होती है। देखो क्या है, जब हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ा था ना अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वही ऑस्मोसिस को वाटर का श्रिंकेज होना, या फिर वाटर बेसिकली इन एंड आउट होता है ना, तो उसमें सेल का कंटेंट श्रिंक होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्लियर हुआ? तो प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस होती है। नाउ अब क्या बात करते हैं, कुछ एनसीईआरटी से मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ जो मैंने इस बुक में मेंशन नहीं किए यहाँ पर। उन पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगी आपको। और मेरी क्लास में एनसीईआरटी बुक लेके बैठा करो, मैं खुद लेकर बैठती हूँ, तो आप भी लेकर बैठा करो प्लीज़। ओके, नाउ cell wall present in the cells of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। भाई देखो, इसका मैंने आपको हाइपोटोनिक के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल जो भी सोल्यूशन है उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सेल, राइट, इनसाइड सेल कंसंट्रेशन लोअर हो और बाहर का कंसंट्रेशन कैसा हो? ज़्यादा हो, तो क्या हाइपोटोनिक कंडीशन बन जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका वाटर होता है ना, सेल क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा?
सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, राइट। लिखा क्या हुआ है, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब सेल देखो स्वेल हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। अब देखो ना, जब सेल अब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियसली सेल स्वेलअप हो जाएगी। देन फिर क्या होगा, बेसिकली द वॉल एक्सर्ट एंड इक्वल प्रेशर, ओके, बिल्डिंग का प्रेशर। अब जब सेल जो है आपकी वो काफ़ी फूल गई है तो क्या करेगी, तो सेल वॉल होगी उसमें प्रेशर डालेगी, ठीक है ना, प्रेशर डालेगी तो क्या होगा, सेल वॉल भी उसके अगेंस्ट इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगी, राइट। ये लिखा हुआ है, because of their walls such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell। समझे। तो भाई ये था सेल वॉल के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, देन फिर हम लोगों ने बात की सेल वॉल के बारे में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी, इसका अच्छे से एकदम उस पॉइंट को तो अच्छे से क्लियर कर ही लेना, न्यूक्लियस वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी के लिए मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंप्लीट कर लिया। सो गाइज, दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।